छात्रों, आज आप लोगों को मैं ग्रॉस एनुअल वैल्यू का एक एग्जाम्पल करवा रहा हूँ और ये एग्जाम्पल नंबर 3 है, जिसे एक बार मैं पढ़ के आप लोगों को क्लियर कर देता हूँ। श्री हरि निम्न संपत्तियों के स्वामी हैं। नीचे दी गई सूचनाओं के आधार पर प्रत्येक दशा में कर निर्धारण वर्ष 2021 के लिए सकल वार्षिक मूल्य की गणना करनी है अपने को। ये हाउस प्रॉपर्टी है EFGH। इनका म्युनिसिपल वैल्यू है 84,000, 60,000, 72,000 और 72,000। फेयर रेंट है 72,000, 72,000, 84,000 और 60,000। स्टैंडर्ड रेंट 60,000, 54,000, 90,000, 72,000। एक्चुअल रेंट 72,000, 72,000, 90,000 और 96,000। एक्चुअल रेंट वास्तव में कितना प्राप्त हुआ, एक्चुअल रेंट पर एनम वार्षिक। फिर उसके नीचे दिया अनरियलाइज रेंट फॉर द प्रॉपर्टीज फॉर द प्रीवियस ईयर 2019 एंड 20, अज्यूमिंग द कंडीशन ऑफ रूल 4 आर नॉट सेटिस्फाइड इन केस ई में अनरियलाइज रेंट है, उससे संबंधित जो कंडीशंस हैं, शर्तें हैं जो रूल 4 में दी हुई हैं वो लागू नहीं होते। और उसका मतलब ये है कि अनरियलाइज रेंट को अपन तभी घटाएंगे जब वो शर्तें पूरी करें। जहाँ शर्तें पूरी नहीं होती हैं अनरियलाइज रेंट को नहीं घटाया जाएगा। तो अनरियलाइज रेंट ई की परिस्थिति में दे रखा है 6,000, एफ का 24,000, जी का 7,500 और एच का 16,000। फिर इसको करने की शुरुआत करते हैं। किसी भी प्रश्न का हल करने से पहले सबसे पहले आप लोग उसका एक हेडिंग देंगे और इसका हेडिंग इन्होंने जो पूछा है वो देना है। और पूछा क्या है उन्होंने कि प्रत्येक दशा में, प्रत्येक दशा का मतलब हर एक मकान के लिए कर निर्धारण वर्ष असेसमेंट ईयर 2021 के लिए, असेसमेंट ईयर है 2021 और सकल वार्षिक मूल्य की गणना करनी है। सकल वार्षिक मूल्य का मतलब ग्रॉस एनुअल वैल्यू, यानी कर निर्धारण वर्ष 2021 के लिए सकल वार्षिक मूल्य की गणना करनी है। तो सबसे पहले हेडिंग दिया कंप्यूटेशन ऑफ ग्रॉस एनुअल वैल्यू। कंप्यूटेशन मानी गणना करना, कंप्यूटेशन ऑफ ग्रॉस एनुअल वैल्यू फॉर द असेसमेंट ईयर 2021। आप लोग इन बातों को अब अच्छी तरह से जानते हैं। असेसमेंट ईयर और इससे जस्ट पिछला वर्ष है वो है गत वर्ष, प्रीवियस ईयर। प्रीवियस ईयर का मतलब इसके लिए ये जो कर निर्धारण वर्ष है 2021, इसके लिए गत वर्ष है 19-20। ठीक है, अब उसके बाद में अपन ये हेडिंग लगा लिया और 4 कॉलम बना लें आप लास्ट में, राइट साइड में EFGH और थोड़ी जगह लेफ्ट साइड में पर्टिकुलर्स के लिए छोड़ दिए। सबसे पहले स्टेप फर्स्ट है और स्टेप फर्स्ट में करते ये हैं कि प्रत्याशित किराए की गणना करते हैं। पहले चरण में गणना होती है प्रत्याशित किराए की, जिसको अपन कहते हैं एक्सपेक्टेड रेंट। तो आपने पर्टिकुलर्स में लिखा स्टेप फर्स्ट पहला चरण और ब्रैकेट में लगा दिया डिटर्मिनेशन ऑफ एक्सपेक्टेड रेंट। प्रत्याशित किराए का निश्चय करें या गणना करें प्रत्याशित किराया। और प्रत्याशित किराया क्या होता है वो आप लोग जान चुके हैं। नगर पालिका मूल्यांकन और उचित किराए में जो ज़्यादा होता है दोनों में, उसको अपन प्रत्याशित किराए में मानते हैं, वो प्रत्याशित किराया। लेकिन अगर स्टैंडर्ड रेंट भी दिया हुआ है और वो वहाँ लागू होता है तो स्टैंडर्ड रेंट से ज़्यादा
प्रत्याशित किराया नहीं हो सकता। ये आपको हमेशा ध्यान रखना पड़ेगा। तो स्टेप फर्स्ट में अपन ने लिख दिया डिटर्मिनेशन ऑफ एक्सपेक्टेड रेंट, और एक्सपेक्टेड रेंट अपन मानते हैं नगर पालिका, नीचे लिख दिया अपन ने ए पॉइंट में म्यूनिसिपल वैल्यूएशन और फेयर रेंट FAIR फेयर रेंट विच ईयर इज हायर। तो अपने को म्यूनिसिपल वैल्यूएशन 84,000 दे रखा है, फेयर रेंट ई मकान का ही 72,000 दे रखा है। तो दोनों में जो ज़्यादा है उसको मानते हैं अपन प्रत्याशित किराया। तो ए पॉइंट डाल दिया अपन ने, सब पॉइंट ए में ई कॉलम में रुपीज़ के नीचे आपने लिख दिया 84,000। लेकिन यहाँ पर स्टैंडर्ड रेंट भी दिया हुआ है, स्टैंडर्ड रेंट दिया हुआ है। तो ए कॉलम के नीचे अपन लिखेंगे स्टैंडर्ड रेंट। अगर स्टैंडर्ड रेंट नहीं होता तो ये 84,000 ही ग्रॉस एनुअल वैल्यू हो जाता, लेकिन स्टैंडर्ड रेंट दे रखा है तो बी पॉइंट और स्टैंडर्ड रेंट दिखाएंगे आप, और वो 60,000। और स्टैंडर्ड रेंट ने एक प्रतिबंध लगा दिया कि प्रत्याशित किराया एक्सपेक्टेड रेंट स्टैंडर्ड रेंट से कम हो सकता है, उससे ज़्यादा नहीं हो सकता। तो अब स्टैंडर्ड रेंट जब आपने बी पॉइंट में लिख दिया 60,000, ई कॉलम में 84,000 के नीचे, और फिर इस कॉलम के नीचे, इस पंक्ति के नीचे अपन लिखेंगे, अपन ने 2 पॉइंट कर लिए, पॉइंट ए एंड पॉइंट बी। अब इसके नीचे लिख रहे हैं विच ईवर ए और बी इज लोअर। ए और बी में से जो भी कम है, तो इनमें कम जो हुआ उसको ई कॉलम में दिखा दिया अपन ने, और इसमें कम है 84,000 और 60,000 में 60,000 कम है तो 60,000 दिखा दिए। ये पहला चरण पूरा हो गया। लेकिन अगर अनरियलाइज रेंट भी है, अगर अनरियलाइज रेंट भी है तो अभी उसका समायोजन अपने को और करना है, और वो देखना पड़ेगा आपको स्टेप सेकंड में। तो ये तो हुआ स्टेप फर्स्ट, लेकिन अगर अनरियलाइज रेंट भी दे रखा है तो फिर स्टेप सेकंड में आगे चलते हैं। स्टेप सेकंड लिख दिया अपन ने, स्टेप सेकंड, और स्टेप सेकंड में अपन ने लिखा एक्चुअल रेंट। और एक्चुअल रेंट दे रखा है आपको 72,000 दे रखा है एक्चुअल रेंट। एक्चुअल रेंट 72,000 है। इसमें से अगर अनरियलाइज रेंट घटाया जा सकता है तो घटाएंगे, और नहीं घटाया जाता है तो वैसा का वैसा लिख देंगे। घटाएंगे तब जब अनरियलाइज रेंट की शर्तें पूरी हों, और शर्तों का मतलब ये है कि मकान मालिक ने उसको प्राप्त करने के लिए पूरी कार्रवाई कर दी है और वो प्राप्त करने में असमर्थ रहता है, ये सब करना। तो इसके लिए इन्होंने कह रखा है कि ई मकान के संबंध में ये नियम लागू नहीं हो रहा है। तो इसलिए वो 6,000 रुपये जो दे रखे हैं अनरियलाइज रेंट का मतलब वो रेंट जो वसूल नहीं हुई 6,000, तो वो घटा देते। लेकिन यहाँ चूँकि शर्तें पूरी नहीं हो रही इसलिए नहीं घटाएंगे। तो एक्चुअल रेंट लिख दिया अपन ने 72,000 ई के कॉलम में। तो अब 2 अमाउंट आ गई अपने पास में। स्टेप फर्स्ट की एक अमाउंट चल रही है 60,000, और स्टेप सेकंड में आ गए 72,000। अब इनमें से जो भी अधिक है वो होता है ग्रॉस एनुअल वैल्यू। 60,000 और 72,000 में स्टेप सेकंड में तो आप लिखेंगे हायर ऑफ स्टेप फर्स्ट एंड सेकंड। स्टेप सेकंड और फर्स्ट दोनों में जो अधिक है वो हुआ ग्रॉस एनुअल वैल्यू, और अधिक है 72,000, तो इसलिए आपने लिख दिया ग्रॉस एनुअल वैल्यू 72,000। ये हो गया। फिर उसके बाद में ई के बाद में एफ मकान के ऊपर आते हैं अपन। एफ मकान में आते हैं तो भी वही काम करना आपको, नगरपालिका मूल्यांकन और उचित किराए में जो ज़्यादा है। तो यहाँ पर एफ का दे रखा है 60,000 और 72,000, यहाँ 72,000 ज़्यादा है।
और स्टैंडर्ड रेंट दे रखा है 54,000। तो दो आइटम हो गए आपके पास में 72,000 और 54,000। लेकिन एक्सपेक्टेड रेंट स्टैंडर्ड रेंट से अधिक नहीं हो सकता, इसलिए अपन ने लिख दिया 54,000। 54,000 स्टेप फर्स्ट की कैलकुलेशन। स्टेप सेकंड में आ जाओ। स्टेप सेकंड है एक्चुअल रेंट का, और एक्चुअल रेंट दे रखी है आपको 72,000, और इसी के नीचे अनरिलाइज रेंट दे रखी है 24,000। और जो शर्तें बाकी के मकानों के संबंध में अनरिलाइज रेंट की शर्तें पूरी होती हैं, यानी वो एक्चुअल रेंट में से राशियां घटा दी जाएंगी। तो 72,000 में से 24,000 घटा दो, जो राशि प्राप्त नहीं हुई तथा शर्त भी पूरी हो रही है, तो 72 में से 24 घटा दिए 48,000। अब अपने पास में दो आइटम आ गए, एक 54,000 और एक 48,000। स्टेप सेकंड में इन दोनों में से जो ज़्यादा है वो होगा ग्रॉस एनुअल वैल्यू। तो आप नीचे लिखेंगे विच ईवर मोर फ्रॉम स्टेप फर्स्ट एंड स्टेप सेकंड, और इस तरह से ग्रॉस एनुअल वैल्यू लिखेंगे। ग्रॉस एनुअल वैल्यू लिख दिया आपने 54,000, दो दोनों में ज़्यादा वो लिख दिया, ठीक है। फिर इसी तरह से उसके बाद में मकान जी आया। जी में नगरपालिका मूल्यांकन 72,000, उचित किराया 84,000। दोनों में जो ज़्यादा है 84,000, लेकिन स्टैंडर्ड रेंट है 90,000। तो इसलिए इस 84,000 को यहाँ आधार मान लेंगे, क्योंकि प्रत्याशित किराया स्टैंडर्ड रेंट से कम तो हो सकता है, अधिक नहीं हो सकता है। तो यहाँ अधिक है ही नहीं, तो इसलिए 84,000 को अपन ने आधार मान लिया। अब उसके बाद में फिर बात आती है अनरिलाइज रेंट की। अनरिलाइज रेंट से पहले एक्चुअल रेंट देख लो आप। एक्चुअल रेंट दे रखी है 90,000। 90,000 में से अनरिलाइज रेंट दी हुई है 7,500। 90 में से 7,500 घटा दें तो 82,500 बच गए। तो स्टेप सेकंड के 84,000 और 82,500, इनमें से दोनों में जो ज़्यादा हैं, तो यहाँ 84,000 ज़्यादा आ गए। तो ग्रॉस एनुअल वैल्यू यहाँ पर हो गई 84,000। फिर उसके बाद में लास्ट का एच का मकान। एच के मकान में नगर पालिका मूल्यांकन 72,000, फेयर रेंट 60,000। दो दोनों में ज़्यादा हो तो अपन ने ले लिया 72,000। ए पॉइंट में आपने लिख दिया 72,000। फिर यहाँ पर स्टैंडर्ड रेंट है वो भी 72,000 है, तो इसलिए कोई दिक्कत की बात है नहीं है 72,000 तक। तो ये आ गया पहले चरण में 72,000 को आधार अपन ने मान लिया। इसमें से अब आपको अनरिलाइज रेंट के संबंध में प्रोविज़न करने हैं, और वो प्रोविज़न है आपका एक्चुअल रेंट यहाँ मिलती है 96,000। 96,000 मिलती है, और अनरिलाइज रेंट रहता है 16,000। तो 16,000 घटा दो 96 में से, अनरिलाइज रेंट की शर्तें पूरी होती हैं तो ये 80,000। तो इस तरह से दो फिगर आ गए, पहले आया 72,000, अब आया 80,000। दोनों में से जो ज़्यादा है उसको आपने ले लिया ग्रॉस एनुअल वैल्यू। तो ग्रॉस एनुअल वैल्यू आया 80,000। ये इस तरह से अपन ने गणना कर ली ग्रॉस एनुअल वैल्यू की। और ग्रॉस एनुअल वैल्यू में अभी अपन ने स्टेप ये जोड़ा है कि एक्चुअल रेंट में अगर अनरिलाइज रेंट घट सकता है तो घटाते हुए अपन ने ग्रॉस एनुअल वैल्यू की गणना करी। फिर ये थी ए स्थिति। अभी तक के ग्रॉस एनुअल ज्ञात करने की ये अपन ने ए स्थिति ज्ञात करी। उसके बाद में ऐसा हो सकता है कि गत वर्ष में कुछ अवधि के लिए खाली रही मकान संपत्ति के सकल वार्षिक मूल्य का निर्धारण। अभी तो अपन ने जो एडजस्टमेंट किया वो था अनरिलाइज रेंट का, पर ऐसा भी हो सकता है कि गत वर्ष में
मकान कुछ अवधि के लिए खाली रहे, वैकेंट रहे। अगर ऐसी परिस्थिति है, मकान गत वर्ष के दौरान खाली रहता है, कुछ अवधि के लिए खाली रहता है, तो ऐसी परिस्थिति में खाली रहने की जो अवधि है उसके संबंध में और समायोजन करते हुए अपन ग्रॉस एनुअल वैल्यू की गणना करेंगे। लेकिन ये जो गणना का कार्य है वो कल का जो आपका व्याख्यान होगा या नेक्स्ट होगा उसी में हो पाएगा। उससे पहले अगर आप लोगों के पास में बुक उपलब्ध है तो ये पॉइंट बी वाला आप लोग ज़रूर देख लें, जिसमें मकान संपत्ति खाली रही हो। ऐसी परिस्थिति में ग्रॉस एनुअल वैल्यू का निर्धारण कैसे किया जाए। थैंक यू।